हेलो गाइस, आप देख रहे हैं MK बायोलाइफ और मैं हूं रंजीत वर्मा। जैसा कि हम लोग पिछली क्लास में डिस्कस कर चुके हैं बायोमॉलिक्यूल्स के बारे में। बायोमॉलिक्यूल होते क्या हैं, इनकी कंपोजिशन क्या होती है और टाइप्स में और कुछ एग्जांपल इनके दिए थे जो कि हमारी बॉडी के अंदर पाए जाते हैं। उनमें से एक आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, जिसे शॉर्ट फॉर्म में NA भी कहते हैं। तो पिछली क्लास में हमने देखा था कि मैं दो टाइप्स के बायोमॉलिक्यूल थे। एक तो माइक्रो था और दूसरा मैक्रो। जो माइक्रो था उसे हम स्मॉल भी कहते हैं, कि जो स्मॉल साइज में स्मॉल होगा, और जो दूसरा था लार्जर मॉलिक्यूल बायोमॉलिक्यूल, मतलब वो माइक्रो मॉलिक्यूल में वो बड़े। वही जो माइक्रो मॉलिक्यूल हैं वही आगे जाके एक दूसरे से बॉन्ड बना के, एक चेन बना के, वही आगे जाके एक लार्जर मॉलिक्यूल बनाते हैं। तो मतलब जो एक तरीके से हम कह सकते हैं कि जो माइक्रो मॉलिक्यूल होता है वो मोनोमर ऑफ मैक्रो मॉलिक्यूल। तो वहां पे हमने देखा था कि जो न्यूक्लियोटाइड्स थे हमने मोनोमर में रखा था। मोनोमर मतलब स्मॉल बायोमॉलिक्यूल में रखा था। और जो उन्हीं की जो पॉलीमर था, उन्हीं का जो पॉलीमर था वो हमने मैक्रो मॉलिक्यूल में रखा था। मतलब यही समझ में आता है कि जो मैंने जो हमने स्मॉल मॉलिक्यूल बायोमॉलिक्यूल और माइक्रो मॉलिक्यूल में रखा था, वो मोनोमर ऑफ मैक्रो मॉलिक्यूल ने 1869 में डिस्कवर किया। इन्होंने देखा कि जो इन्होंने न्यूक्लियन नाम दिया इसको, क्योंकि ये न्यूक्लियस में पाया जाता था। और इन्होंने देखा क्या, जो फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे इन्होंने देखा कि एक मॉलिक्यूल पाया जा रहा है, मतलब न्यूक्लियस के अंदर, जो कि फास्फोरस का, टोटली फास्फोरस का बना है। और जबकि प्रोटीन पहले ही डिस्कवर हो चुकी थी, तो उसमें देखा गया था कि फास्फोरस और सल्फेट दोनों था। बट इन्होंने देखा कि प्रोटीन तो हो नहीं सकती, क्योंकि वहां पे सल्फर सल्फर तो था नहीं। ठीक है, तो इन्होंने देखा कि पूरा फास्फोरस का है और सल्फर तो है नहीं, मतलब ये प्रोटीन तो हो नहीं सकता। प्रोटीन पहले ही डिस्कवर हो चुकी थी कि दोनों पाए जाएंगे, उसमें दोनों आइटम्स पाए जाएंगे, फास्फोरस और सल्फर। पर यहाँ पे सिर्फ सॉरी सल्फर था। एक मिनट, सॉरी। हाँ, तो इन्होंने देखा कि यहाँ पे सिर्फ फास्फोरस ही पाई जा रही, मतलब ये कोई ऐसा मटेरियल है जो न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट है, और उन्होंने उसको न्यूक्लियन नाम दिया क्योंकि ये न्यूक्लियस में पाया जाता है। तो यहाँ तक इन्होंने डिस्कवर किया। उसके बाद नए का है अल्ब्रेक्ट कोश कोशल, जो 1880 में इन्होंने फर्दर उसको प्यूरिफाइड किया, मतलब उसको प्यूरिफाइड किया और उसको सेपरेट किया। और सब्सटेंस के लेवल पे इन्होंने देखा कि ये न्यूक्लियोटाइड्स के बने हैं, और उसमें एसिडिक नेचर पाया जा रहा था। जो उसकी प्रॉपर्टी थी वो हाईली एसिडिक थी। तो उन्होंने कहा मतलब ये एसिडिक इन नेचर, तो इन्होंने और बाद में कहा कि उनके मतलब न्यूक्लियो बेसिस होते हैं, उनको डिस्कवर मतलब आइडेंटिफाई किया कि न्यूक्लियोटाइड से मिलके बने हैं न्यूक्लियो। तो उन्होंने ये बाद में देखा, तो इसलिए तो इन्होंने फिर नाम दिया है उसे न्यूक्लिक एसिड, क्योंकि न्यूक्लियस में पाया जा रहा था और प्लस इसकी प्रॉपर्टी जो थी वो एसिडिक थी। इसीलिए उन्होंने न्यूक्लिक एसिड इन्होंने नाम दिया। तो आगे भी इन्होंने जो डिस्कवर किया, फिर बाद में स्ट्रक्चर आया, तो आगे पढ़ते रहेंगे हम लोग। व्हाट इज न्यूक्लिक एसिड? न्यूक्लिक एसिड, तो न्यूक्लिक एसिड जैसे हम लोग पढ़ चुके हैं कि मैक्रो मॉलिक्यूल होता है, जो पॉलीमर कह सकते हैं, क्योंकि ये मोनोमर यूनिट, इसकी जो न्यूक्लियोटाइड्स होती हैं उन्हीं के जोड़ जोड़ के, वही जुड़ जुड़ के बॉन्ड बना के, और ये पॉलीमर जैसी चेन बनाते हैं। और चूंकि ये बायो लिविंग मॉलिक्यूल्स होते हैं, इसे बायो पॉलीमर कहते हैं। तो ये एसेंशियल टू ऑल फॉर्म ऑफ लाइफ, ये जरूरी होते हैं हमारी लाइफ को बनाने में। और ये मिलके किससे बने होंगे? माइक्रो मॉलिक्यूल। माइक्रो मॉलिक्यूल मतलब न्यूक्लियोटाइड्स। भाई
ये हम लोग बायोपॉलीमर मतलब है, मैक्रोमॉलिक्यूल में आता है न्यूक्लिक एसिड। तो न्यूक्लियोटाइड से मिलके बने होंगे, न्यूक्लियोटाइड से मिलके ये बने हैं। जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं वो तीन कंपोनेंट से मिलके बना है। पहला पेंटोज शुगर जिसमें 5 कार्बन होते हैं, दूसरा फास्फेट ग्रुप, तीसरा नाइट्रोजनस बेसिस। अब नाइट्रोजनस बेसिस क्या होते हैं? पेंटोज शुगर तो पहले, पेंटोज शुगर जिसमें 5 कार्बन होंगे, फास्फेट ग्रुप एक होगा और दूसरा नाइट्रोजनस बेसिस जो कि ATGCA भी होंगे, एडिनोसिन मतलब प्यूरिन pyrimidine दो टाइप्स के होते हैं। अब ये प्यूरिन pyrimidine दो टाइप्स के होते हैं, आगे उसको डिस्कस करने वाले हैं। और देयर आर टू टाइप्स ऑफ क्लासेस न्यूक्लिक एसिड, मतलब ये दो टाइप्स के न्यूक्लिक एसिड पाए जाते हैं। फर्स्ट फर्स्ट क्या था? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड जिसे हम DNA कह देते हैं, और दूसरा क्या है? राइबो न्यूक्लिक एसिड जिसे RNA कह देंगे। तो हम लोग अब डिस्कस करने वाले हैं कि न्यूक्लियोटाइड्स किसके मिलके बने होते हैं। तो पहला क्या कंपोनेंट होता है? 5 कार्बन शुगर। तो ये पेंटोज शुगर होता है जो मोनोसेकेराइड सिंपल शुगर होगा और इसमें 5 कार्बन होंगे। सॉरी थोड़ा स्मॉल में हो गया, हम लोग इसका साइज बढ़ा लेते हैं। हाँ, फास्फेट ग्रुप। अब जो फास्फेट ग्रुप है वो अटैच होगा 5th कार्बन ऑफ किसके? पेंटोज शुगर के। फास्फेट ग्रुप 5th कार्बन पे अटैच होगा किसके? पेंटोज शुगर के। अब नाइट्रोजनस बेसिस भाई, नाइट्रोजनस बेसिस दो टाइप के होते हैं, एक तो होगा प्यूरीन, दूसरा होगा प्रिमिडीन। एक तो प्यूरीन, दूसरा होगा प्रिमिडीन। प्यूरीन जो होगा उसमें दो टाइप्स के आएंगे, एडेनिन जिसे ए से डिनोट करेंगे और ग्वानिन जिसे जी से डिनोट करेंगे। और साइटोसिन प्रिमिडीन में आएगा, और थाइमीन, थाइमीन जो आएगा वो भी प्रिमिडीन जिसे सी से डिनोट करेंगे साइटोसिन को, और थाइमीन को टी से। अब चारगाफ ने एक रूल दिया था जो मतलब होता है, असल में ही होता है। उन्होंने बताया था कि जो प्यूरीन होगा वो हमेशा प्रिमिडीन के साथ बॉन्डिंग करेगा, मतलब ए हमेशा टी के साथ बॉन्डिंग करेगा और सी हमेशा जी के साथ बॉन्डिंग करेगा। ए हमेशा टी के साथ डबल बॉन्ड के साथ जुड़ा होगा और सी हमेशा ग्वानिन के साथ ट्रिपल बॉन्ड के साथ जुड़ा होगा, एक दूसरे से बॉन्डिंग करेंगे। तो टाइप ऑफ न्यूक्लिक एसिड ऊपर बता चुके हैं हम। टाइप्स ऑफ न्यूक्लिक एसिड मतलब टू टाइप्स के होते हैं, एक तो DNA और दूसरा RNA। तो DNA होता है वो डबल स्टैंडर्ड होता है, और RNA होता है वो सिंगल स्टैंडर्ड होता है। तो हम लोग पहले डिस्कस करने वाले हैं DNA के बारे में। तो DNA जैसा कि हम लोग डिस्कस करेंगे, DNA डीऑक्सी राइबो नाम से ही पता चल रहा है, तो हेरिडिटी मटेरियल है ये, जो ह्यूमन में एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में हेरिडिटी मतलब कुछ इंफॉर्मेशन ले जाने का काम करती है, कुछ कोडिंग के भाषा में एक पीढ़ी से दूसरी ऑफस्प्रिंग में इंफॉर्मेशन ले जाने का काम करती है। ठीक है। और मोस्ट ऑफ डीएनए, जो ज्यादातर डीएनए होता है वो न्यूक्लियस में ही प्रेजेंट होता है। पॉइंट नंबर 2, मोस्ट ऑफ डीएनए लोकेटेड इन द न्यूक्लियस, जिसे वहां पे कहते हैं न्यूक्लियर डीएनए, बट स्मॉल अमाउंट ऑफ डीएनए, कुछ अमाउंट ऑफ डीएनए माइटोकॉन्ड्रिया में भी मिलता है, उसे कहते हैं माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए या फिर mtDNA। ठीक है, समझ में आया। और डीएनए हमेशा डबल स्टैंडर्ड होता है, तो आगे उसका स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस करेंगे तो उसका पूरा हम डिस्कस भी करेंगे। तो आरएनए आरएनए पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स, राइबोन्यूक्लियोटाइड्स, जो कि होता है, ये पॉलीमर किसका होता है? राइबोन्यूक्लियोटाइड। राइबोन्यूक्लियोटाइड्स क्या है? मोनोमर ऑफ आरएनए, मतलब राइबोस न्यूक्लिक एसिड। तो इज ए सिंगल स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर,
और यह एक सिंगल स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर होता है। तो ये 3 टाइप्स के होते हैं। अब वो मेजर टाइप्स कौन होंगे? एमआरएनए, मैसेंजर आरएनए, दूसरा टीआरएनए और आरआरएनए। अब इनका अभी तो ओवरव्यू दे देता हूँ। एमआरएनए मतलब मैसेंजर आरएनए, नाम से ही पता चलता है कुछ मैसेज लाते हैं प्रोटीन सिंथेसिस के लिए। वो इन्फॉर्मेशन लाते हैं कोडिंग वर्ड में, जो कि किसी कोड 3 कोडॉन मिलके एक अमाइनो एसिड का कोड लाते हैं। तो इसीलिए इन्हें कुछ ऐसा मैसेज, कोई ऐसी इंफॉर्मेशन लाते हैं प्रोटीन कोडिंग के लिए, उन्हें हम मैसेंजर आरएनए मतलब एमआरएनए। दूसरा टीआरएनए, टीआरएनए मतलब ट्रांसफर आरएनए, जो कि एक ट्रांसपोर्ट का काम समझ लो करता है, जो कि इंफॉर्मेशन पढ़ के एमआरएनए मैसेंजर आरएनए से और अमाइनो एसिड लाने का और वहां पे जोड़ने का काम करता है। तो इसीलिए ट्रांसफर आरएनए कहते हैं। आरआरएनए रिकॉग्नाइज करता है मैसेंजर आरएनए पे साइट्स का और हाँ, तो हम लोगों को सिर्फ लिख देना है। जब कहीं कहीं लिखना होगा कि आरएनए के बारे में लिखो, तो हम लोग पॉलीमर ऑफ राइबोन्यूक्लियोटाइड्स और सिंगल स्ट्रैंडेड होता है। और अगर टाइप्स पूछता है तो 3 टाइप के आरएनए होते हैं। एमआरएनए मतलब मैसेंजर आरएनए, टीआरएनए मतलब ट्रांसफर आरएनए और आरआरएनए मतलब राइबोसोमल न्यूक्लिक एसिड मतलब राइबोसोमल आरएनए। तो स्ट्रक्चर के बारे में हम लोग अगर बात करें डीएनए के, आज हम लोग डीएनए के बारे में टोटली डिस्कस करेंगे। तो स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, तो स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए राइट हैंडेड डबल हेलिक्स मतलब दाएं तरफ को घूमती हुई, मतलब एक हेलिकल मतलब फेरा, समझ लो रस्सी का फेरा वगैरह, ऐसे कुछ उसका स्ट्रक्चर होगा। विद विद अबाउट 10 न्यूक्लियोटाइड्स पेयर पर हेलिकल टर्न, मतलब रस्सी का जैसे हम लोग घुमाव बोलते हैं, एक घुमाव मतलब एक फेरा, एक फेरे में लगभग 10 न्यूक्लियोटाइड्स होंगे। समझ रहे हो? 10 न्यूक्लियोटाइड्स होंगे, ठीक, पेयर में। पेयर में वैसे तो न्यूक्लियोटाइड्स तो न्यूक्लियोटाइड्स जो होंगे वो 20 होंगे, बट आपस में पेयरिंग करेंगे ना एटीजीसी, तो कितना हो जाएगा? एक फेरे में अबाउट 10 पेयर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स होंगे। ठीक है, समझ में आया? और ईच स्पाइरल स्टैंड, जो कि उसका स्टैंड होगा वो कंपोज्ड ऑफ सुगर फास्फेट बैकबोन का बना होगा और अटैच होंगे कंप्लीमेंट्री, जैसे चारगाफ रूल के ऊपर बताए थे कि हमेशा pyrimidine और प्यूरीन के साथ अटैच होंगे, और उनकी जो यहाँ पे सुगर फास्फेट बैकबोन जो बनी हुई उनमें लगे होंगे अटैच बेसिस। कौन बेसिस? कौन से बेसिस? एटीजीसी। एटीजीसी समझ गए? इज कनेक्टेड टू कंप्लीमेंट्री, मतलब कंप्लीमेंट्री, हमेशा ए हमेशा टी के साथ बॉन्डिंग करेगा और जी हमेशा सी के साथ बॉन्डिंग करेगा। इट्स कनेक्टेड टू कंप्लीमेंट्री स्टैंड बाय हाइड्रोजन बॉन्डिंग। जो एटीजीसी के प्यूरिन और pyrimidine के बीच में बॉन्डिंग होगी वो होगी हाइड्रोजन बॉन्डिंग, होगी नॉन कोवेलेंट। तो यहाँ पे लिखा है कि ए हमेशा टी के साथ एंड ग्वानिन हमेशा जी हमेशा साइटोसिन के साथ बॉन्डिंग करेगा। जैसा कि हम लोग यहाँ पे अब देखेंगे स्ट्रक्चर के बारे में, जो हमने ऊपर ही बताया वही है। एक मिनट, हाँ देखो, ये हमारा हुआ पेंटोज शुगर, जिसे 5 कार्बन शुगर कहते हैं। तो इसमें 5 कार्बन होंगे, इसके 5th कार्बन पे हमको फास्फेट ग्रुप एक जुड़ा होगा। समझ रहे हो ना? फास्फेट ग्रुप। और यहाँ पे एक प्रिमिडीन जुड़ा होगा। प्रिमिडीन में से कौन सा प्रिमिडीन होगा? ग्वानिन है। अगर यहाँ पे सी है
तो यहाँ पे G होगा, अगर यहाँ पे G है तो यहाँ पे C होगा। अब इनके बीच की बॉन्डिंग 1 2 3 3 बॉन्ड होंगे। कौन से बॉन्डिंग होगी? हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। समझ रहे हो ना? सेम है। जैसे सेम इधर का होगा, बस उसी को उल्टा करके इस साइड में उसकी बैकबोन होगी। मतलब ये तो बैकबोन हो गई, ये है, ये बैकबोन हो गई, और इनके ये भी बैकबोन हो गई, ये उल्टी साइड में होगी। ये 3 into 5 एंड होगी, 3' to 5, और ये होगी 5' to 3'। और इनके जो ये लगे हैं, ये जो बीच में लगे हैं, ये वाले, ये क्या है? प्यूरीन प्रिमिडीन बेसिस, ATGC वगैरह। तो ए हमेशा टी के साथ रहेगा, जी हमेशा सी के साथ रहेगा। ए हमेशा टी के साथ डबल बॉन्ड के साथ रहेगा, और जी हमेशा ट्रिपल बॉन्ड के साथ रहेगा सी के साथ। ठीक है। देखो फॉस्फेट ग्रुप 5th कार्बन से जुड़ा है, नीचे 3rd कार्बन से जुड़ा है। अब ये बॉन्डिंग मतलब बैकबोन एक दूसरे को जोड़ दी जाएगी, बट ऊपर नीचे प्यूरीन और प्रिमिडीन में कोई बॉन्डिंग नहीं होने वाली। ठीक है, तो यही था। तो आज हम लोग स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस कर लिए।